हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जूनोटिक बीमारियां के बारे में, यानी कि जो पशु के माध्यम से जो व्यक्ति में रोग होता है उसके बारे में देखेंगे कि किस किस प्रकार से जो पशु है उससे मनुष्य के शरीर में रोग होता है, किस तरह से पशु के कारण व्यक्ति में रोग होता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि जूनोटिक बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूनोटिक बीमारी कहते किसे हैं। जूनोटिक बीमारी कहते किसे हैं, यानी कि किसी भी पशु के किसी भी जानवर के संपर्क में आने से यानी कि कोई अगर जानवर कोई रोग से संक्रमित है, अगर यही जो रोग है इसको अगर किसी व्यक्ति को यानी कि इसके संपर्क में कोई अगर व्यक्ति रहता है तो इसको यह अगर रोग हो जाता है तो उसे ही जूनोटिक कहते हैं। यानी कि जानवर के माध्यम से अगर व्यक्ति में रोग होता है तो उसे ही जूनोटिक रोग कहते हैं। जब यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में रहता है तो इस जो जानवर के रोगाणु रहते हैं वह इस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। यानी कि जो पशु के माध्यम से अगर पशु का रोग है, पशु को कोई प्रकार का रोग है, अगर वो व्यक्ति को होता है तो उसको ही जूनोटिक बीमारी कहते हैं। यानी कि जो जानवर का रोगाणु है वह व्यक्ति के शरीर में आ जाता है, जैसे वायरस हुआ, कवक हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। यानी कि इन माध्यमों से ही जो जानवर का रोग है वह व्यक्ति के शरीर में आता है, उसे जूनोटिक कहते हैं। यानी कि वायरस, कवक और प्रोटोजोआ के कारण ही इनमें यह बीमारी फैलता है। यह जो बीमारी है काफ़ी गंभीर भी होती है और काफ़ी नॉर्मल भी रहती है। यानी कि यह जो बीमारी है काफ़ी गंभीर भी रहती है और काफ़ी नॉर्मल भी रहती है, इसका कोई ठीक नहीं है। यानी कि यह जो बीमारी है इसका कोई भरोसा नहीं है किस प्रकार का यह रूप ले सकती है। अब इसको देखेंगे कारण के बारे में इसके, यानी कि जूनोटिक बीमारी का कारण के बारे में देखेंगे। कारण यानी कि किस प्रकार से जो पशु है या जानवर है वह किस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में माने रोग फैलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि जो पशु है, जानवर है, उसके लार के माध्यम से या उसके जो म्यूकस होता है या रक्त होता है, यानी कि जानवर से निकलने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति रहता है तो वह जूनोटिक बीमारी हो सकती है। यानी कि जो जानवर में है रोग वह व्यक्ति के शरीर में हो सकता है। यानी कि लार, म्यूकस और रक्त और जितने भी जो जानवर है उससे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं तो वह जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकती है। हम लोगों ने कारण एक में देखा कि यानी कि उनके लार, म्यूकस और रक्त और शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, अगर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं इससे अगर कोई व्यक्ति संपर्क में रहता है तो उसे जूनोटिक बीमारी जैसी लक्षण देखने को मिल सकता है। और दूसरा कारण अगर बात करेंगे तो कोई भी जानवर किसी व्यक्ति को काटता है या खरोच करता है और व्यक्ति अगर जानवर संक्रमित हो किसी भी बीमारी से तो वह व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। यानी कि हम लोगों ने कारण में देखा, यानी कि लार के माध्यम से, म्यूकस के माध्यम से और रक्त और शरीर के उनके जानवर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, अगर कोई व्यक्ति उसे संपर्क करता है तो वह जूनोटिक बीमारी के लक्षण उसके अंदर आ जाएगा। और दूसरा लक्षण हम लोगों ने देखा, यानी जानवर कोई व्यक्ति को काट देता है या खरोच करता है तो वह जूनोटिक बीमारी इससे भी हो सकती है। और अगर हम देखते हैं अप्रत्यक्ष संपर्क के बारे में, इसके अप्रत्यक्ष संपर्क के बारे में, अप्रत्यक्ष यानी कि हम लोग कारण के बारे में देखा, अब देख रहे हैं अप्रत्यक्ष संपर्क के बारे में इसके। यानी कि जो पहला हम लोग देख रहे हैं
यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जानवर के साथ घूम रहा है या उसके संपर्क में है तो वह उस जूनोटिक बीमारी के जैसा लक्षण हो सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जानवर के साथ अगर संपर्क में रहता है या उसकी जो वस्तु है, यानी कि जो उसे संबंध मतलब जानवर से जो आसपास की चीज़ें हैं, अगर उससे संपर्क में रहता है तो वह व्यक्ति को जूनोटिक बीमारी जैसी लक्षण देखने को मिल सकता है। अगर दूसरा लक्षण इसकी बात करते हैं, अगर हम पहला हम लोगों ने देखा अगर कोई भी व्यक्ति जानवर के संपर्क में रहता है तो उसको यह बीमारी देखने को मिल सकती है। और दूसरा बात करते हैं तो यानी कि मच्छर और पिस्सू, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वह मच्छर और पिस्सू के कारण ही जो जूनोटिक बीमारी है वह देखने को मिलता है। यानी कि जो मच्छर रहता है वह किसी जानवर के शरीर पर उसका खून चूसकर और व्यक्ति के शरीर में वही खून डाल देता है, जिसके कारण से जूनोटिक बीमारी देखने को मिलती है। यानी कि जो जानवर का बीमारी है वो व्यक्ति के अंदर आ जाता है। सबसे जो प्रमुख कारण है वह मच्छर या पिस्सू है, पिस्सू होता है। और मच्छर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। और जो पिस्सू होता है वह अधिकतर जानवरों के शरीर पर ही बैठता रहता है। और खास करके जो पिस्सू रहता है वह चूहा और चमगादड़ के शरीर पर अधिकतर रहता है। और लगभग पिस्सू जो होता है यह 2 से 3 महीना, जो पिस्सू होता है वह 2 से 3 महीना ही जीवित रहता है। इसी बीच यानी कि 2 से 3 महीना के ही अंदर यह लगभग 2000 से 3000 अंडे देता है। यानी कि हम लोगों ने पिस्सू के बारे में देखा, पिस्सू जो जानवर है वह अधिकतर चूहा और चमगादड़ के शरीर के ऊपर रहता है। यानी कि सभी जानवर के ऊपर रहता है, लेकिन अधिकतर जो रहता है चूहा और चमगादड़ के जानवर के ऊपर रहता है। और इसका जो मतलब ये 2 से 3 महीना ही जीवित रहता है। और 2 से 3 महीना के अंदर यह 2 से 3000 अंडा देता है। लगभग इसकी 2000 जो पिस्सू है, पिस्सू की लगभग 2000 प्रजातियां होती है। ये सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यूरोप में पाया जाता है। जो पिस्सू है सबसे ज़्यादा यूरोप में पाया जाता है, लेकिन सभी जगह पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरोप में पाया जाता है। यह सबसे यानी कि अपने जो इसका जो वजन होता है छोटा सा, यानी काकरोच होता है उसके ही समान दिखाई देता है। यानी कि काफ़ी छोटा होता है। और जो इसका जो वजन होता है अपने वजन से लगभग 15 गुना यह खून पी सकता है। यानी कि छोटा सा आकार का होता है और अपने वजन से लगभग यह 15 गुना खून पी सकता है। अगर इसकी बात करें तो यह लगभग जितना इसकी लंबाई है उसका 1000 गुना, यानी कि पिस्सू अपने लंबाई का 1000 गुना छलांग लगा सकता है। इसके पिस्सू के बारे में हम लोगों ने देखा, पिस्सू जो जानवर है वो अधिकतर चूहा और चमगादड़ के शरीर के ऊपर रहता है और यह 2 से 3 महीना ही जीवित रहता है। यह 2 से 3 महीना के अंदर 2 से 3000 अंडा देता है। इसकी जो प्रजातियां है लगभग 2000 से अधिक प्रजातियां है। यह अधिकतर यूरोप में पाया जाता है। और यह जो पिस्सू होता है यह अपने शरीर से यानी कि अपने वजन से 15 गुना अधिक खून पी सकता है। और यह लगभग 100 गुना छलांग लगा सकता है, यानी अपनी लंबाई के हिसाब से 1000 गुना छलांग लगा सकता है। अब देखेंगे हम संक्रमित भोजन के बारे में। संक्रमित भोजन यानी कि अब लोग हम देखेंगे संक्रमित भोजन के बारे में। यानी कि सबसे पीछे हम लोगों ने देखा यानी कि जूनोटिक बीमारी है सबसे अधिकतर अगर बात करें तो वो मच्छर और पिस्सू के द्वारा ही अधिकतर फैलता है। यानी कि मच्छर और पिस्सू के कारण ही अधिकतर फैलता है। जो पिस्सू होता है लगभग अपने वजन का 15 गुना खून पी सकता है।
ये हम लोगों ने देखा। अगर फिर हम देखें इसके बारे में, यानी कि संक्रमित भोजन के बारे में, यानी कि अधपका अगर भोजन है, अधपका, अगर अधपका मांस या कच्चा दूध, अधपका मांस या कच्चा दूध या अंडा का अधिक मात्रा में अगर सेवन होता है तो वह जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकता है। यानी कि अधपका अगर मांस खाते हैं, अधपका मांस या कच्चा दूध अगर अंडा या इससे अंडा और अधिक मात्रा में अगर करते हैं तो यह जूनोटिक बीमारी का प्रमुख कारण बन सकता है। यानी कि हम लोगों ने देखा अधपका मांस या कच्चा दूध या अंडा के बारे में देखा, यानी कि इससे जो जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकता है। या जितने भी जानवर हैं, जितने भी संक्रमित जानवर हैं, इससे संक्रमित जानवर है, इसके संपर्क में, इससे संपर्क के, यानी कि इसके संपर्क के कारण जितने भी सब्जी या फल है, यानी कि संक्रमित जानवर के मल के संपर्क में जितने भी सब्जी या फल है, अगर उसका सेवन करते हैं तो यह बीमारी देखने को हमको मिल सकती है। यानी कि संक्रमित जानवर के मल के संपर्क में, यानी कि संक्रमित जो जानवर है उसके मल के संपर्क में अगर सब्जियां या फल कोई रहता है, अगर इसका हम सेवन करेंगे तो यह जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकता है। तो हम लोगों ने संक्रमित भोजन के बारे में देखा, जो कि अधपका मांस अगर खाते हैं तो जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कच्चा दूध पीते हैं या अंडा अधिकतर मात्रा में खाते हैं तो यह जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकता है। फिर संक्रमित भोजन के बारे, सब्जी और फल के बारे में देखा, यानी कि कोई भी अगर जानवर संक्रमित है, अगर उसके मल के संपर्क में अगर कोई भी सब्जी या फल आसपास है तो वह इस बीमारी का कारण बन सकता है। अगर हम जल जनित अगर बात करें, पेयजल जैसे, यानी कि अगर हम जल जनित बात करें, जल यानी कि पेयजल जैसे है, यानी पीने वाला जो जल है, पेयजल, अगर पेयजल में अपशिष्ट पदार्थ की अगर मात्रा पाया जाएगा तो वह जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकता है। यानी कि जो पीने वाला पानी है, अगर उसमें काफ़ी अगर मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि अपशिष्ट जो है पदार्थ मिलता है तो वह जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकता है। अगर हम इसके खतरा के बारे में बात करते हैं, अगर जैसे जूनोटिक बीमारी का से क्या क्या खतरा हो सकता है, यानी कि जूनोटिक बीमारी का खतरा में हम लोगों ने पीछे देखा था, यह काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है और काफ़ी नॉर्मल भी हो सकता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो लगभग जो यानी कि 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, उनको यह अधिकतर बहुत ही जल्दी वह जूनोटिक बीमारी के प्रभाव में आ जाएंगे। यानी कि जो सबसे, यानी 5 वर्ष से जितने भी कम बच्चे हैं वह जल्दी ही जूनोटिक बीमारी के प्रभाव में आ जाएंगे। और अगर 65 वर्ष से अधिक बात करें, यानी कि 65 वर्ष से अधिक जितने भी व्यक्ति हैं, 65 वर्ष से अधिक, अगर इनका प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वह इनको भी यह बीमारी, जूनोटिक बीमारी जल्दी ही प्रभाव में ले लेगी। यानी कि हम लोगों ने खतरा के बारे में देखा, यानी कि सबसे अधिकतर अगर बात करें तो सबसे जल्दी बच्चों को, यानी कि 5 वर्ष के बच्चे, 5 वर्ष से कम बच्चे हैं तो उनको यह बहुत ही जल्दी यह जूनोटिक जो बीमारी है वो अपने प्रभाव में ले सकती है। और अगर 65 वर्ष से जितने भी अधिक है, अगर उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा तो वह जूनोटिक बीमारी का कारण बन सकते हैं। हम लोगों ने जो पहला देखा 5 वर्ष से कम के बच्चों के बारे में, और दूसरा देखा 65 वर्ष से
अधिक के बारे में, और हम लोग और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करता है तो वह गर्भवती महिलाओं को भी प्रभावित करता है। यानी कि अगर ये हम प्रभावित तो सबको करेगा, लेकिन जो सबसे जल्दी प्रभावित करेगा 5 वर्ष के कम बच्चों को बहुत ही जल्दी प्रभावित कर देगा। और जो 65 वर्ष के अधिक प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम रहेगी तो इनको भी बहुत ही जल्दी प्रभावित कर देगा। और जो गर्भवती महिला हैं इनको भी बहुत जल्दी प्रभावित कर देगा। यानी कि प्रभावित तो सबको करेगा, लेकिन जो सबसे जल्दी प्रभावित करेगा इनको सबसे जल्दी ही प्रभावित कर देगा। अगर इनकी बचाव के बारे में बात करें, यानी कि जूनोटिक बीमारी है उसके अगर बचाव के बारे में बात करते हैं, अगर जूनोटिक बीमारी के बचाव के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे जो उपाय है, जो यानी कि इसके बचाव के अगर बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर बचाव के बारे में देखते हैं तो इसका सबसे बचाव है जो साबुन से हाथ धोना, यानी कि कभी भी सफाई से रहना ही इसका सबसे जूनोटिक बीमारी है उसका बचाव है। यानी कि अगर आप किसी भी जानवर के संपर्क में अगर हैं तो आपको हाथ यानी साबुन वाबुन से हाथ धो लेना चाहिए। यानी कि सबसे जो इसका बचाव है अधिकतर वह सफाई ही है, सफाई ही है। और दूसरा जो उपाय है यानी कि मच्छर और पिस्सू से बचना है। यानी कि अगर सफाई रहेगी तो खुद ही मच्छर नहीं आएंगे और पिस्सू नहीं आएंगे। यानी कि सबसे जो इसका बचाव का जो प्रमुख कारण है वह सफाई ही है। तो हम लोग इसके अन्य जो तथ्य के बारे में उसके देखते हैं। जो अन्य तथ्य के बारे में देखते हैं। अन्य तथ्य जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि UN, जो UNEP है, इन्होंने यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इन्होंने बताया कि जो बीमारी अधिकतर बीमारी फैल रही है, यानी कि 60% से अधिक जो बीमारियां फिलहाल अभी फैल रही है वह जूनोटिक यानी कि पशुओं के माध्यम से ही फैल रही है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने बताया है कि जो आजकल जो बीमारी अधिकतर फैल रही है उसमें यानी कि 60% से अधिक ऐसी बीमारी है जो कि जानवर से मनुष्य में आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने इसके अन्य तथ्य के बारे में देखा। संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है, इन्होंने बताया कि जो रोग आजकल जो रोग फैल रहा है वह पशुओं यानी कि 60% से अधिक जो रोग है वह पशुओं के कारण ही फैल रहा है। अगर जैसे रोग के बारे में बात करते हैं, जैसे कोरोना वायरस, यह जो है वह जूनोटिक बीमारी का ही लक्षण है। यानी कि पशुओं के माध्यम से ही, जैसे चमगादड़ के माध्यम से ही यह बीमारी फैल रही है। जैसे सार्स हुआ, बर्ड फ्लू हुआ। बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है उसको B5N1 कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस हुआ, सार्स हुआ, बर्ड फ्लू हुआ। जैसे कोरोना वायरस, सार्स, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, जीका, एबोला। यानी कि जो जानवर के माध्यम से जो फैलता है, जैसे कोरोना वायरस हुआ, सार्स हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, चिकनगुनिया, जीका और इबोला, ये सब जो है जानवर के माध्यम से ही फैलता है। और एक हुआ डेंगू, जो कि मच्छर के काटने से ही फैलता है। यानी कि हम लोगों ने कोरोना के बारे में जानते ही हैं, जैसे चमगादड़ के माध्यम से यह फैलता है। जो सार्स है, बर्ड फ्लू यानी कि चिड़िया के माध्यम से, यानी कि इसका जो वायरस होता है H5N1 होता है। यानी कि यह चिड़िया के माध्यम से ही फैलता है। और जो चिकनगुनिया है यह भी यानी कि यह भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। मच्छर और पिस्सू के काटने से ही फैलता है। इसमें क्या होता है, चिकनगुनिया में जो
हड्डियाँ का जैसे जोड़ होता है, हड्डी का जहाँ भी जोड़ होगा उसको प्रभावित करता है। और जो जीका होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर बच्चा कोई पैदा होगा तो इसका मस्तिष्क छोटा हो जाएगा। यानी कि चिकनगुनिया में हड्डी, जहाँ हड्डी का जोड़ होता है उसको प्रभावित करता है। और जो जीका होता है इसमें अगर कोई, इसमें जो व्यक्ति है उसका मस्तिष्क छोटा होता है। और एबोला को 21 दिन का इसको बुखार भी कहते हैं। जो इबोला है इसका सबसे पहला मरीज देखा गया था सूडान में, यानी इसका जो सबसे पहला मरीज देखा गया था सूडान में देखा गया था, जो कि वहाँ की एक नदी है उसके ही नाम पर इसका नाम एबोला रखा गया। और डेंगू जो मच्छर काटने से ही फैलता है। यानी कि हम लोगों ने देखा जैसे कोरोना हुआ, सार्स हुआ, वर्ल्ड फ्लू हुआ, चिकनगुनिया, जीका, एबोला, डेंगू, यह सब है जो जानवर के माध्यम से ही यह सब फैलता है। तो हम लोगों ने जूनेटिक बीमारियों के बारे में देखा, यानी कि जूनेटिक बीमारी क्या होती है, यानी कि जानवर के माध्यम से ही जो फैलता है उसके बारे में देखा। और इसके बचाव के बारे में देखा। फिर उसके भोजन के, यानी कि अधपका और जो अंडा है उसका सेवन के बारे में देखा, यानी कि ये सब करने से भी जूनेटिक बीमारी फैल सकती है। और इसके संपर्क में जितने भी जानवर या जानवर से जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके संपर्क में भी रहने से यह फैल सकता है। फिर हम लोगों ने अन्य तथ्य के बारे में देखा, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कि इन्होंने बताया कि 60% से अधिक जो बीमारियां है वह मनुष्य के कारण, जो जानवर है उसके कारण से ही फैलता है। और जो इबोला है इसको 21 दिन का बुखार भी कहते हैं। यह सबसे पहले इसका मरीज सूडान में देखा गया। सूडान में एक नदी है उसके नाम पर ही इसका नाम इबोला रखा गया। और जीका है, जो जीका में इसमें मस्तिष्क छोटा हो जाता है। और जो चिकनगुनिया है वो हड्डी का जो जोड़ होता है वहाँ प्रभावित करता है। और बर्ड फ्लू का जो रोगजनक होता है, यानी जो वायरस होता है H5N1 होता है। और कोरोना वायरस के बारे में तो जानते ही होंगे। और सार्स का जो वायरस होता है यह कोरोना, इसका जो रोगजनक होता है, रोगजनक वह कोरोना होता है, कोरोना वायरस। तो हम लोगों ने जूनेटिक बीमारी के बारे में देखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।